नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हर उस खबर की जो बनी है सुर्खियां। दिखाएंगे आपको हर एक बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ, ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाताओं के साथ। तो आइए आपको बताते हैं क्या है इन खबरों के मायने। शुरुआत करते हैं खास शो की और नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आज हम बात करेंगे वीबी जी राम जी, ये गरीबों का हक या फिर इस पर जो हो रही है विपक्ष की राजनीति। फैक्ट्री बंद थी और भरोसा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों खोले। बात होगी किस तरीके से असम में नई अमोनिया यूरिया फैक्ट्री का भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। घुसपैठियों का कवच कांग्रेस, राष्ट्र का प्रहरी मोदी। बात होगी बांग्लादेश की भी, जहां पर हुई है एक हिंदू की हत्या, हिंदू लिंचिंग, भीड़ तंत्र बेलगाम और कटघरे में खड़ा है बांग्लादेश। संविधान की आत्मा में हम, संघ की साधना में राष्ट्र, संघ प्रमुख मोहन भागवत का महत्वपूर्ण बयान आया है। और यूपी में एसआईआर की कसौटी, वैध वोटर आगे और विपक्ष कटघरे में। जिस तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जनादेश ने रौदा भ्रम, महाराष्ट्र में महायुति का दम, किस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में वहां पर बढ़त मिली है। और बात होगी मौसम की, उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, किस तरीके से मौसम के हालात ये हम आपको दिखाएंगे। और तेल टैंकर की जब्ती, अमेरिका वेनेजुएला का तनाव चरम पर, किस तरीके से वेनेजुएला के तेल टैंकर को वेनेजुएला ने जब्त होने पर कहा है कि यह समुद्री डकैती है। और इजराइल के कदम से मध्य पूर्व में फिर बढ़ी है हलचल। क्या है स्थितियां, दिखाएंगे विस्तार से। शीतकालीन सत्र में पास हुआ बीबी जी राम जी बिल इस बार सियासत का नया केंद्र बन गया है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसे गांव, गरीब और किसान कल्याण की दिशा में उठाया गया एक बेहतर कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश करार दे रही है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह पर वीबी जी राम जी योजना लेकर आई। इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। जब से ये बिल आया तभी से इस पर सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस मनरेगा को खत्म करने के आरोप केंद्र पर लगा रही है। वीबी जी राम जी को लेकर कई भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। सोनिया गांधी ने मनरेगा को आम सहमति से पास हुआ कानून और क्रांतिकारी कदम बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को मनरेगा के आगे का कदम बताया है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पर मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश करने का आरोप लगाया। तो बड़ी मात्रा में गांवों में एक कानून के कारण बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। वहीं मनरेगा में 23 राज्यों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगरानी से सामने आया कि कई कार्य या तो मौजूद नहीं थे या खर्च के अनुपात में नहीं थे। वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न राज्यों में कुल 193.67 करोड़ रुपए का दुरुपयोग पाया गया। गौरतलब है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार 125 दिन का रोजगार देकर गांव, गरीब और किसान को मजबूत कर रही है, साथ ही रोजगार की गारंटी भी ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने कार्यकाल में इस योजना के दौरान उठाए गए तमाम सवालों का जवाब देने से बच रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सरकार की इस जनहित वाली योजना पर ये उधार वाली सियासत कब तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उर्वरक प्लांट की आधारशिला रखी, जिसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। बीवीएफसीएल के ये कारखाने बंद हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प है खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। ये कारखाना अत्याधुनिक है और नई तकनीक से लैस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम आज एक नए विकास युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरक प्लांट से पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है।
कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की लापरवाही और नीतिगत चूक के कारण किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती गईं, जबकि मोदी सरकार में कई नए प्लांट शुरू हुए हैं। पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राज्य और नॉर्थ ईस्ट में उत्पन्न हुई समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रयास नहीं किए, जिसका नतीजा है कि जो कारखाने यहाँ चल रहे थे वो भी जो बंद होने की कगार पर पहुंच गए। देश भर में एसआईआर पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की धरती से बड़ा और सख्त संदेश दिया है। घुसपैठ के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा देश की पहचान, सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए फौलाद की दीवार बनकर खड़ी है। देश भर में एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन असम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को सीधा राष्ट्र सुरक्षा से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठ के खिलाफ भाजपा फौलाद की तरह खड़ी है और देश की सीमाओं और पहचान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों से कोई लगाव नहीं है, बल्कि वो अवैध घुसपैठियों के प्रति झुकी हुई है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों को कांग्रेस के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की जहरीली नीति से बचने की सलाह दी। एसआईआर को लेकर बढ़ती बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख साफ है। घुसपैठ पर सख्ती और तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला। आसाम की धरती से दिए इस संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संकेत दे दिया कि राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हिंसा, अराजकता और भीड़ तंत्र द्वारा सड़कों पर न्याय करने का सिलसिला बांग्लादेश में बदस्तूर जारी है। हादी की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। उन्मादी भीड़ द्वारा लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं और बांग्लादेश से अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदुओं की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हादी की मौत को बहाना बनाकर बांग्लादेश में हिंसा, अराजकता और मॉब जस्टिस को खुली छूट मिलती दिख रही है।
अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय कट्टरपंथी भीड़ के सीधे निशाने पर है। इसी उन्मादी माहौल में इश्निंदा का मनगढ़ंत आरोप लगाकर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को सरेआम चौक पर लटकाकर पीट कर हत्या कर दी गई और शव को चौराहे पर ही जला दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हिंसा की आंच प्रेस, सांस्कृतिक संस्थानों और भारत से जुड़े प्रतिष्ठानों तक भी पहुंची है। चिटगांव स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र के सामने बड़ी संख्या में उन्मादी प्रदर्शनकारी जुटे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र को वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने जुटे सीमित प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ। इसके बावजूद बांग्लादेश के कुछ मीडिया चैनलों ने भ्रामक और भारत विरोधी खबरें चलाईं। भारत ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि उच्चायोग की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित थी। दीपू चंद्र दास की हत्या पर भारत ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग दोहराई। जांच में बांग्लादेश के सुरक्षा प्रमुख ने साफ किया कि दीपू पर इश्निंदा का कोई सबूत नहीं मिला। तस्लीमा नसरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, देश भर में एक जिहादी की मौत पर मातम मनाया गया, लेकिन दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर समाज और सत्ता दोनों खामोश रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस एक जिहादी के जनाजे में शामिल हुए, रोए, लेकिन दीपू की हत्या पर एक शब्द तक नहीं बोले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत में भी विरोध तेज है। वाराणसी, त्रिपुरा, कानपुर और सिलीगुड़ी में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में जेएनयू के भीतर एबीवीपी ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पुतले जलाए। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जिहाद के नाम पर हिंसा और भी विभत्स रूप में सामने आई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते हमले और सरकार की चुप्पी। या तो यूनिस सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है या तो उसने उन्मादियों के आगे समर्पण कर दिया है। दीपू चंद्र दास की हत्या बांग्लादेश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर एक काला दाग बन चुका है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए रिपोर्ट एट 10। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ की विचारधारा के केंद्र में है राष्ट्र। संविधान के प्रस्तावना की हम से लेकर राष्ट्र निर्माण के सोच तक आरएसएस सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बार फिर संघ के उद्देश्य को साफ तरीके से सामने रखा। कोलकाता में उन्होंने कहा, भारत की असली शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संविधान की आत्मा को परिभाषित करते हुए भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता को बताया है।
उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सबको साथ लेकर चलने की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक स्वभाव, संस्कृति और परंपरा है। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ की भूमिका और उद्देश्य को स्पष्ट शब्दों में रेखांकित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न तो सत्ता की चाह में खड़ा हुआ, न ही किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की उपज है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। मोहन भागवत ने नैतिक रूप से मजबूत और समाज के लिए समर्पित स्वयंसेवकों को बनाकर एक स्वस्थ समाज और एक मजबूत देश बनाने की दिशा में संगठन की लगातार कोशिशों पर जोर दिया। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने ये स्पष्ट किया, ये संदेश दिया कि संघ का उद्देश्य ना राजनीति है ना टकराव, बल्कि समाज को जोड़कर भारत के चेतना को जागृत करना और उसे विश्व पटेल पर उचित स्थान दिलाना है। निर्वाचन आयोग वैध मतदाताओं को जोड़ने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। ऐसे में एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में शुद्धता बनाम सियासी हितों की सीधी लड़ाई बन चुका है। एसआईआर प्रक्रिया इस वक्त सिर्फ यूपी नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बन चुकी है। घुसपैठियों की बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत है कि ये प्रक्रिया कितनी प्रभावी साबित हो रही है। रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज रही। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जारी इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में उन नागरिकों पर विशेष फोकस किया गया जो अब तक गणना प्रपत्र नहीं भर पाए हैं और वोटर लिस्ट से बाहर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के आगामी दौरे की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। भाजपा की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य के दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि भाजपा अनुपस्थित वोटरों को खोजने पर पूरी ताकत झोंकेगी। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के विरोध कर रही समाजवादी पार्टी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। की पहचान किया जाएगा, डुप्लीकेट लोगों की पहचान किया जाएगा, जो अब नहीं रहे धराधाम पर उनकी भी पहचान किया जाएगा। अब वोट की लूट करने का युग समाप्त होना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो कार्य शुरू किया है उसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस जाड़े के महीने में भी पसीना बहा रहा है। भाजपा ने एसआईआर को लोकतांत्रिक शुचिता से जुड़ा कदम बताया है। पार्टी का आरोप है कि विपक्षी दल बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों की आहट से घबराए हुए हैं। इसी डर की वजह से एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि घुसपैठियों की घबराहट ने ये साफ कर दिया है कि अब उन्हें अपने राजनीतिक संरक्षकों पर भी भरोसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एसआईआर सियासी बहस के केंद्र में है। एक और जहां वैध मतदाताओं में इसको लेकर भरोसा बढ़ा है, वहीं घुसपैठियों पर प्रहार से विपक्ष बेचैन नजर आ रहा है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणामों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। 288 सीटों के रुझानों में महायुति ने सत्ता की पकड़ और जनादेश की ताकत दोनों दिखा दी। वहीं महाविकास अघाड़ी हाशिए पर खिसकती नजर आई। स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति ने विपक्ष पर निर्णायक बढ़त बना ली है। 210 से अधिक सीटों पर जीत के साथ महायुति ने न सिर्फ बहुमत हासिल किया बल्कि ये संदेश भी दे दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति का सेंट्रल पावर अभी भी उसी के पास है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जनादेश को सरकार और संगठन के काम पर जनता की मुहर बताया। फडणवीस के मुताबिक 48% सदस्य भाजपा के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए और 129 नगर परिषदों में भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। ये नतीजा बताता है कि भाजपा सिर्फ सत्ता में नहीं बल्कि सिस्टम पर भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी
शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ग्राउंड लेवल पर महायुति की मजबूती ने विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राहटा में 20 में से 19 सीटों पर कब्जा और शहादा में भाजपा का क्लीन स्वीप ये साफ संकेत है कि स्थानीय नेतृत्व, संगठन और सरकार तीनों एक लाइन में खड़े हैं। धुले, बीड, नंदुरबार, चंद्रपुर, जालना और अहिल्यानगर जैसे जिलों में भी महायुति का दबदबा कायम रहा, जबकि महाविकास अघाड़ी के लिए ये नतीजे सियासी जमीन खिसकने जैसे हैं। मतदाताओं ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट हमें किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो लोग हमारे चुन के आए हैं उनका सभी का, नगराध्यक्ष हो, नगर सेवक हो, उनका सभी का अभिनंदन भी करता हूं। इन चुनावों में दिलचस्प बात ये रही कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में कई जगह फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली। इसके बावजूद महायुति ने बिखराव को भी जीत में बदला, जबकि महाविकास अघाड़ी असहमति और नेतृत्व संकट से उभरती नहीं दिखी। 2 और 20 दिसंबर को हुए मतदान के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि विपक्ष की रणनीति जमीन पर नहीं उतर पाई। नगर निकाय चुनाव परिणाम ने साफ संदेश दे दिया है कि महाराष्ट्र की जनता का राज्य सरकार पर विश्वास कायम है। ये जीत आने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक टोन और ट्रेंड दोनों तय करने वाली मानी जा रही है। पूरे उत्तर भारत में मौसम ने अचानक से कई मोर्चों पर वार किया है। कश्मीर में चिल्लाए कला की शुरुआत के साथ ही पूरे इलाके में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। उत्तर भारत कोहरे और ठंड की चपेट में है, जिसके कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर घाटी में रविवार से 40 दिन की सबसे कठोर शीत अवधि चिल्लाए कला शुरू हो चुकी है, जो 30 जनवरी तक चलेगी। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी उत्तर और मध्य भारत के मैदानी हिस्सों में ठंड को और तीखा बना रही है। इसी का असर अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दिख रहा है। रविवार को कई राज्यों में घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई, जिसके कारण सड़क, हवाई यातायात प्रभावित हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर और यूपी समेत कई राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल 20 दिसंबर इस सर्दी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। आईएमडी ने अगले 3 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। अगर आप ओवरऑल बात करें, इस समय एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पूरा हिमालयन रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी 3 दिनों तक। रविवार को कोहरे का असर सड़क से लेकर आसमान तक देखने को मिला। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए। वहीं घने कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से रवाना हुई, तो कुछ को रद्द भी करना पड़ा। एक तरफ कश्मीर में चिल्लाए कला की ठंड, दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी। संकेत साफ है, आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए रिपोर्ट एट 10। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? एमडीएच। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती।
इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी के स्वागत है। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और आपको बताएंगे कि क्यों वेनेजुएला ने कहा है कि अमेरिका ने की है समुद्री डकैती, और यह भी बताएंगे कि क्यों बढ़ रही है गाजा में हलचल। वेनेजुएला तट के पास अमेरिकी सेना की एक कार्रवाई के चलते क्षेत्र में फिर तनाव बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला तट के पास एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी प्रशासन ने इस टैंकर में सैंक्शन्ड ऑयल होने का आरोप लगाया है। वहीं वेनेजुएला ने अमेरिका के इस कदम को समुद्री डकैती बताया है। समुद्र के ऊपर मंडराते अमेरिकी हेलीकॉप्टर की ये वीडियो प्रशासन ने खुद जारी की है। शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला से निकले एक और टैंकर को कब्जे में ले लिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये तेल गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल नार्को टेरर फंडिंग के लिए किया जा सकता है। होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोम ने कहा कि अमेरिका प्रतिबंधित तेल की आवाजाही पर नजर रखेगा। इससे पहले 10 दिसंबर को भी एक टैंकर जब्त किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकेबंदी का आदेश दिया। अमेरिका ने 2019 में वेनेजुएला पर ऊर्जा प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद वो वेनेजुएला पर शैडो फ्लीट चलाने का आरोप लगाता है। इस पर जब्त किए गए टैंकर का नाम सेंचुरीज बताया जा रहा है। वहीं वेनेजुएला ने अमेरिका की कार्रवाई को चोरी और अपहरण बताया और आरोप लगाया कि अमेरिका उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। प्यूर्टो रिको में एयरफोर्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर देखे गए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने चेताया कि वेनेजुएला में किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का परिणाम घातक होगा। जहां पहले ट्रंप प्रशासन ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाकर कुछ छोटी नावों को निशाना बना रहा था, तो वहीं अब अमेरिकी सुरक्षा बल बड़े तेल टैंकरों को जब्त करने में भी नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे में बढ़ते तनाव के बीच देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन के इन कदमों का आखिर क्या नतीजा निकलेगा। मध्य पूर्व में हलचल तेज है। जहां कई देश अब इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र मानने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं इजराइल ने अब 19 नई यहूदी बस्तियों को वेस्ट बैंक पर मंजूरी देकर और भी तनाव बढ़ा दिया है। गजा शांति योजना, सैन्य कार्रवाई वेस्ट बैंक पर और लेबनान में हिजबुल्लाह का निरस्तीकरण, तीनों ही मोर्चों पर हलचल तेज हो रही है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बस्तियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री बेचलेल स्मोट्रिच ने साफ कहा कि इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकना है। इस फैसले के साथ पिछले 3 वर्षों में मंजूर की गई बस्तियों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह 2 राष्ट्र समाधान की संभावनाओं को कमजोर करता है। इसी बीच इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में आतंकवाद विरोधी अभियानों में 2 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू करवाई गई गाजा शांति योजना की समीक्षा के लिए बैठकें हो रही हैं। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के प्रतिनिधियों ने मियामी में बैठक कर गाजा शांति योजना के दूसरे चरण पर चर्चा की। उधर लेबनान में प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने दावा किया है कि लिटानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। एक ओर शांति वार्ताओं की कोशिशें जारी है, तो दूसरी ओर जमीन पर बस्तियों का विस्तार। सैन्य कार्रवाई अब मध्य पूर्व में स्थायी समाधान को और भी जटिल बना रहा है। अब सवाल यही है कि कूटनीति हालात पर भारी पड़ेगी या टकराव की आग में और भड़केगी। तो रिपोर्टर 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नहीं, एक